दोस्तों, कल्पना कीजिए लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा देश और वहां अचानक आसमान से उतरता है भारत का एक विशाल विमान C-17 ग्लोब मास्टर। इसके पेट से कुछ ऐसा निकलता है जिसे गुयाना को सौंपा गया है। पर सवाल यह है कि दुनिया इसे भारत का मास्टर स्ट्रोक क्यों कह रही है। भारत अचानक गुयाना में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है और क्या भारत का वहां जाना अमेरिका को खटक सकता है। और उधर जिस दिन अमेरिका जयशंकर की तारीफों के पुल बांध रहा था, उसी दिन वॉशिंगटन के एक दफ्तर में भारत के खिलाफ कौन सी फाइल तैयार हो रही थी। जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको हैरान कर देगा। चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये उन देशों की लिस्ट है जिनकी जीडीपी आज रॉकेट की तरह भाग रही है। साउथ सूडान, लीबिया और तीसरे नंबर पर है गुयाना। इथियोपिया, रवांडा जैसे देश भी हैं। लेकिन गुयाना की 10.3% की भारी भरकम ग्रोथ रेट के पीछे जनसंख्या या भूगोल का हाथ नहीं है। इसके पीछे है तेल। रातों रात गुयाना के हाथ एक ऐसा खजाना लगा जिसने उसकी किस्मत बदल दी। पता चला कि गुयाना की जमीन के नीचे तेल का एक विशाल भंडार छिपा है। अब जहां तेल होता है वहां लालच भी आता है। पड़ोसी देश वेनेजुएला के नेता मादुरो के मुंह में पानी आ गया। वेनेजुएला के पास अपना तेल तो था, भले ही अमेरिका ने उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे थे, लेकिन उन्होंने गुयाना के इस बड़े इलाके पर अपना दावा ठोक दिया। संसद में नया मैप पास कर लिया और सेना उतारने की धमकी दे डाली। छोटा सा गुयाना संकट में था, लेकिन उसके पीछे एक महाशक्ति खड़ी थी, अमेरिका। हालांकि अब वेनेजुएला में तख्ता पलट के बाद स्थितियां बदल रही हैं और वहां इनडायरेक्ट कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप का आ चुका है। ऐसे में अमेरिका ने दोनों देशों को शांत रहने को कहा है कि टेंशन मत लो, ये झगड़ा हम सुलझाएंगे। लेकिन इन सब के बीच भारत गुयाना में क्या कर रहा है? जवाब है हमारा खून का रिश्ता। सुनकर अजीब लगा? दरअसल गुयाना की करीब 40 से 50% आबादी भारतीय मूल की है। बात तब की है जब अंग्रेजों का राज था। 1834 में जब ब्रिटिश साम्राज्य ने गुलामी प्रथा खत्म की, तो कैरेबियन और गुयाना के गन्ने के खेतों में मजदूरों की कमी हो गई। तब अंग्रेजों ने भारत का रुख किया। 5 मई 1838 को कलकत्ता से 2 जहाज 396 भारतीयों को लेकर गुयाना पहुंचे। आज भी वहां 5 मई ईस्ट इंडियन अराइवल डे के रूप में मनाया जाता है। 1838 से 1917 तक यूपी, बिहार और झारखंड से करीब 2,38,900 भारतीय वहां भेजे गए। इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा गया, जो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत गए थे। वादा था 5 साल बाद भारत वापसी का, लेकिन वेतन इतना कम था कि वापसी का टिकट खरीदने के पैसे ही नहीं जुड़ पाए। मजबूरन वो वहीं बस गए। जमीन खरीदी, धान की खेती शुरू की और सबसे बड़ी बात, अपनी संस्कृति को मरने नहीं दिया। आज भी गुयाना में आपको हिंदी, भोजपुरी, हमारे त्योहार, शादियों की रस्में, दाल रोटी और अचार सब मिल जाएगा। यहाँ तक कि गुयाना की संसद में कभी-कभी हिंदी में बहस होती है और वहाँ की राजनीति में भारतीय मूल के लोगों का दबदबा है। और अपनों के इसी देश में भारत ने अपना C-17 ग्लोब मास्टर विमान उतारा है। इस विमान से निकला है HAL डोनियर 228 एयरक्राफ्ट, जिसे HAL ने बनाया है। ये दूसरा प्लेन है जो भारत ने गुयाना को लाइन ऑफ क्रेडिट यानी बेहद कम ब्याज दर पर दिया है, ताकि उनकी सिविल एविएशन क्षमता मजबूत हो सके। अब इसे मास्टर स्ट्रोक समझिए। गुयाना के पास करीब 11 अरब बैरल तेल का खजाना है। गुयाना के साथ इस वक्त अमेरिका और भारत दोनों खड़े हैं। भारत चाहता है कि गुयाना अपने तेल का व्यापार भारत के साथ करे, जिसकी डील पहले ही फाइनल हो चुकी है। पर कहानी में एक आखिरी पेंच है। लैटिन लैटिन अमेरिका में भारत का ऐसे घुसना इतना आसान नहीं है। स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो देखिए और सुनिए। इस वीडियो में अमेरिकी नेता हेक्सेथ ने दबी जबान में एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। लैटिन अमेरिका अमेरिका का इलाका है। वहां होने वाली कोई भी गतिविधि अमेरिका के लिए बहुत मायने रखती है। गुयाना एक स्वतंत्र देश जरूर है, पर वहां पत्ता तभी डोलता है जब अमेरिका चाहता है। अब जरा इस कहानी का सबसे खतरनाक विलेन समझिए। आपने चीन की डेब्ट ट्रैप यानी कर्ज के जाल वाली चाल तो सुनी होगी, जहां वो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भारी भरकम लोन देता है और बदले में उनके बंदरगाहों पर कब्जा कर लेता है। लेकिन इसके ठीक उलट भारत गुयाना में एक बिल्कुल अनोखा खेल खेल रहा है, जिसे हम सॉफ्ट हार्ड पावर ब्लेंड कह सकते हैं, यानी सांस्कृतिक अपनापन भी और रक्षा के क्षेत्र में मदद भी। भारत के एक्सिम बैंक ने गुयाना को 23.27 मिलियन का रक्षा लोन दिया है। अब जरा सोचिए, गुयाना जैसे देश के लिए जिसके पास तेल का अकूत भंडार है और जिसकी इकोनॉमी रॉकेट की तरह उड़ रही है, उसके सामने ये रकम कितनी छोटी है।
इसका सीधा सा मतलब है कि भारत चीन की तरह गुयाना को किसी कर्ज के जाल में नहीं फंसा रहा है। ये तो बराबरी की एक सच्ची और पक्की सामरिक साझेदारी है। और भारत का यही तरीका अब पूरे लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के बीच भारत की पैठ बनाने के लिए एक आदर्श टेम्पलेट, परफेक्ट मॉडल बन गया है। आज गुयाना में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे हमारे वायुसेना के विमानों की ढांसू लैंडिंग हो या वहां से लाखों बैरल तेल की खरीद, यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये भारत की एक बहुत ही सोची समझी मल्टी लेवल जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। आज के दौर को देखिए, पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची है। विश्व व्यवस्था टूट रही है, सप्लाई चेन और तेल को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो और अमेरिका मोनरो सिद्धांत के नाम पर लैटिन अमेरिका को अपनी जागीर समझकर कंट्रोल कर रहा है। गुयाना में भारत का ये दांव जितना शांत दिखता है, उतना ही वॉशिंगटन में हलचल मचा गया। क्योंकि जिस दिन C-17 गुयाना में उतरा, उसी हफ्ते अमेरिका के दो अलग-अलग दफ्तरों से दो बिल्कुल उल्टी खबरें आईं। एक भारत की तारीफ कर रही थी, दूसरी भारत के खिलाफ रिपोर्ट लेकर आई। यही है असली अमेरिका। एक हाथ से दोस्ती, दूसरे हाथ से दबाव। दरअसल एक तरफ अमेरिका के एक दिग्गज अर्थशास्त्री भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के ही एक विभाग ने भारत के सैटेलाइट सिस्टम को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट पेश कर दी है। इसी बीच भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर अचानक अमेरिका पहुंचते हैं और वहां से भारत के लिए एक बड़ा संदेश भेजते हैं। ट्रंप प्रशासन के दिमाग में भारत को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के दिग्गज अर्थशास्त्री स्टीव हैंके से। स्टीव अक्सर अमेरिकी नीतियों, खासकर ट्रंप प्रशासन की तीखी आलोचना करने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि ईरान से उलझना भारी पड़ सकता है। लेकिन जो स्टीव अमेरिका की कमियां निकालते हैं, वही आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुरीद हो गए हैं। आखिर क्यों? दरअसल अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव में पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है। वहीं जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत इस मामले में पाकिस्तान की तरह कोई दलाल या बिचौलिया देश नहीं बनेगा। स्टीव हैंके ने जयशंकर के इस कड़े रुख का खुला समर्थन किया है और उन्हें एक बेहद समझदार इंसान बताया है। स्टीव ने अपने सोशल मीडिया पर एक कार्टून भी शेयर किया। इस तस्वीर में जयशंकर शांत और पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं, जो भारत के रणनीतिक हितों को दर्शाता है। वहीं बैकग्राउंड में अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान कूटनीतिक अफरा-तफरी और युद्ध के माहौल में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता अगले ही पल क्या फैसला ले लें, कोई नहीं जानता। ऐसे में दो देशों के बीच मध्यस्थता करना शर्मिंदगी का कारण बन सकता है, और जयशंकर इस बात को बखूबी समझते हैं। भारत की ये स्वतंत्र विदेश नीति आज पूरी दुनिया में डंका बजा रही है। अब जहां एक तरफ जयशंकर की तारीफ हो रही है, वहीं अमेरिका से भारत के खिलाफ एक रिपोर्ट भी आई है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने 2026 के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें भारत की कुछ नीतियों को अमेरिकी व्यापार के लिए बाधा बताया गया है। इसमें दो बातें मुख्य हैं। पहली, भारत की घरेलू सैटेलाइट नीति। नियम के मुताबिक भारत में जो डीटीएच सेवा यानी आपके घरों में चलने वाला टीवी है, उन्हें भारतीय सैटेलाइट यानी इसरो की क्षमता का इस्तेमाल करना होता है। अगर इसरो के पास जगह नहीं है, तभी विदेशी सैटेलाइट की मदद ली जा सकती है, और वो भी इसरो के जरिए, जिस पर इसरो अपना सरचार्ज लगाता है। अमेरिका चाहता है कि भारत ओपन स्काई पॉलिसी अपनाए, ताकि अमेरिकी कंपनियां सीधे भारत में अपना बिजनेस कर सकें। दूसरी बात, अमेरिका को भारत में इंटरनेट शटडाउन और कंटेंट हटाने के अनुरोधों से भी दिक्कत है। लेकिन भारत ऐसा क्यों कर रहा है, इसे जरा गहराई से समझिए। आज का दौर हाइब्रिड वॉर का है। भविष्य के युद्ध हथियारों के साथ साथ अंतरिक्ष और सूचना के जरिए लड़े जाएंगे। आपके टीवी और मोबाइल पर क्या चल रहा है, ये बहुत मायने रखता है। ऐसे में विदेशी सैटेलाइट्स पर निर्भरता मतलब देश की सुरक्षा के साथ समझौता। भारत इसरो को मजबूत करके आत्मनिर्भर भारत का इकोसिस्टम बना रहा है। चीन और रूस जैसे देश भी यही करते हैं। अब अमेरिका ये रिपोर्ट तो ले आया, लेकिन ट्रंप ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। इसी बीच एंट्री होती है अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर की। ईरान युद्ध की ताजा स्थिति के बीच सर्जियो भारत से वापस अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो से मुलाकात की और एक तस्वीर शेयर की। सर्जियो ने लिखा कि ट्रंप भारत अमेरिका रिश्तों की बहुत परवाह करते हैं और दोनों देशों की दोस्ती बेहद अहम है। एक राजदूत का काम ही होता है दो देशों के बीच तालमेल बिठाना। यहाँ एक चीज गौर करने वाली है। आपने ध्यान दिया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मुद्दे पर साथ ना देने के लिए फ्रांस और नाटो देशों को तो खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन उन्होंने भारत से एक बार भी कोई शिकायत नहीं की।
ट्रंप को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से स्वतंत्र है। आने वाले समय में भारत में क्वाड की बैठक होने वाली है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर जो थोड़ी बहुत खटास आई थी, अब सर्जियो गौर जैसे लोग इस छवि को सुधार कर माहौल को सकारात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब ट्रंप भारत आए तो दो पक्के दोस्तों के मिलने जैसा माहौल हो।